गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। कल आपकी सॉल्यूशन पे सब्जेक्टिव टेस्ट है, पता है ना सबको। तो प्लीज लास्ट मोमेंट पढ़ाई छोड़ दो, अच्छे से स्कोर करना है। कोई तो हो जो 80 85 के अबव स्कोर कर दे या 90 के अबव स्कोर कर दे। शायद लास्ट टाइम 85 था। अथर्व पता है ना कल टेस्ट है? अथर्व कल पता है टेस्ट है? चलो थैंक गॉड अथर्व को पता है। तो बाकी सबको 30 मार्क्स नितिन, 30 मार्क्स 30। अथर्व को पता है मतलब मैं मान लू सबको पता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल लास्ट टाइम हमने कोहलॉश लॉ लिया था। लास्ट टाइम हमने लिया था कोहलॉश लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और शायद मैंने उसके न्यूमेरिकल्स दिए थे होमवर्क करने के लिए, तो आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ा है, कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इनका वेरिएशन कैसे होगा विद कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। concentration and dilution inversely proportional to each other. Concentration and dilution inversely proportional to each other. If concentration increases, dilution decreases. अगर dilution decrease कर रहे हैं तो concentration increase होता है। तो यहां पे हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ, गिव द हेडिंग वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सी 1/r होता है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। अगर मैं देखूं कंडक्टिविटी पढ़े हम, यहाँ पे क्या पढ़े हैं? कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने पढ़ा है मोलार कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने पढ़ा है मोलार कंडक्टिविटी, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किस किस का वेरिएशन देखना है हमें? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कप्पा, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। किसके साथ? विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। किसके साथ बेटा? कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। और मैंने कहा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। फर्स्ट हम वेरिएशन देखेंगे किसका? कंडक्टेंस का। फर्स्ट वेरिएशन हम देख रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ही होता है। अभी आपको पता है कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट है? दो तरह के। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम दोनों के लिए केस लेंगे। एक केस लेने वाली मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो यहाँ पे, या तो क्या होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अभी दोनों में कंडक्टेंस देखो। कंडक्टेंस क्या होता है? दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टेंस क्यों हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं, अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब डाइल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने अभी कहा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, अभी जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा। हमने देखा है कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ही ज्यादा डिसोल्यूशन होता है या डिसोसिएशन होते हैं और उतने ही ज्यादा आयंस फॉर्म होते हैं। और जितने ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे उतना ही कंडक्टेंस होगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जितने ज्यादा आयंस उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? यहाँ पे कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी देखो मैंने बात की थी वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए।
अभी हम पहले बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहले हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो रहा है कि जो बहुत कम डिसोसिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। मतलब अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में वॉल्यूम बढ़ाओ, वी बढ़ाओ, वी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा। वी बढ़ रहा है, वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे उतना डाइल्यूशन बढ़ेगा। अभी डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट किससे लेते हो आप, अल्फा से लेते हो। किससे लेते हो बेटा, अल्फा से। अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होने लगेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? वाटर में डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। क्लियर है? उसकी वजह से कंडक्टेंस हो रहा है। अभी यही बात हम करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। यही हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अभी आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो यहां पे भी क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ेगा। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो रहा है कि जो कि 100% डिसोसिएट होते हैं। अभी यहां पे देखो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मैं जैसे ही डाइल्यूशन करूंगी यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइल्यूशन करूंगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे जो आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे और इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर आयन सेपरेट हो रहे मतलब क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। आयन सेपरेट हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। नोट करो। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस कहां पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि ये पहले ही बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। बट जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ा, अल्फा की वैल्यू बढ़ी, नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, डाइल्यूशन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, आयंस फ्री हो गए, और जहां पे आयंस फ्री हो गए वहां पे हम क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो बात समझ में आई? कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस कब, इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो ये मतलब क्यों, रीजन याद रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में रीजन अलग अलग है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। दोनों में सेम रीजन नहीं दिया है, नोट कर लेना, दोनों में सेम रीजन नहीं है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलो डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टेंस तो हो गया, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। रफ कर दो ना। ओके,
नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसी को याद है? व्हाट इज माय कंडक्टिविटी? किसी को याद है? Conductors due to all the ions present in 1 ml of electrolyte. Yes, conductivity. Kappa. Second. Conductivity. क्या होता है? कप्पा. Conductors due to all the ions present in how many ml of electron? 1 ml में. जो 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसके वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी. तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, क्या लिखा था मैंने वहां पे, आपको याद है? कुछ पढ़ा है कि नहीं? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यही पढ़ा था हमने. अभी देखो, यहां पे एक कंटेनर है और मैंने कहा यहां पे डाइल्यूशन कर रहे हैं और यहां पे कहीं पे एक है, इसमें 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. इसमें क्या है? 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. एक छोटा सा कंटेनर लिया, इसमें ये 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया. तो यहां पे आपको पता है कि डाइल्यूशन इंक्रीजेस. कब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है? जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो. डाइल्यूशन कब इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे. तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यहाँ पे देखो 1 ml में जो कंडक्टेंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी. लेकिन जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml में कम नहीं हो जाएंगे. डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो. तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml में, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्या ये बात समझ में आई? कंडक्टेंस हम देख रहे हैं 1 ml के लिए और उसमें हमने नंबर ऑफ आयंस जो 1 ml में है बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज होगी. कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. मतलब कप्पा भी क्या होगा? वही तो है, कप्पा भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डाइल्यूशन करोगे, नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है. जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे. नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं मतलब कंडक्टिविटी कम हो रही है. कंडक्टिविटी कम हो रही है मतलब कप्पा कम हो रहा है. क्लियर हुआ है? हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी होता क्या है. हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या है. कंडक्टर्स ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो समझाने के लिए था, ये रब कर दो. थर्ड इज मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ध्यान देना, मोलार कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट किया था? लैम्डा एम से. सही है, याद है? उसके बाद आप लोगों ने देखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. क्या देखा था? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या था? लैम्डा ई था. लैम्डा ई. अभी इक्वेशन पता है ना? लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या था? कप्पा इंटू 1000 बाय एम. मैंने कहा था एम के जगह पे आप सी भी ले सकते हो. उसके बाद लैम्डा ई देखा था अपने कप्पा इंटू 1000 और बाय क्या था? नॉर्मेलिटी. ये दो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ चुके हो. अभी यहां पे देखो, अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज कर रही हूं, हम डाइल्यूशन की बात करें या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं. अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पे डाइल्यूशन इंक्रीज कर, सुनो अभी यहां पे डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन, ये इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन एम डिक्रीज हो रहा है, एन डिक्रीज हो रहा है. अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा m और लैम्ब्डा n बढ़ जाएगा, सॉरी e बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? डाइल्यूशन इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो ये तो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब लैम्ब्डा एम भी बढ़ रहा है, लैम्ब्डा ई भी बढ़ रहा है। अभी आप बोलोगे नहीं मैम ये नहीं, हम तो कंडक्टिविटी से भी कर सकते हैं। ये देखो ना, ये पहली ये केस 2 ले लो, ये केस 2 ले लो, ठीक है, और मैं यहाँ पे केस 1 दिखाती हूँ अभी आपको, आपका अगर ध्यान होगा तो। कंडक्टिविटी कप्पा, कप्पा डिक्रीज हो रहा है, कप्पा क्या हो रहा है, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हो कप्पा डिक्रीज हो रहा है, और लैम्ब्डा एम और कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्ब्डा एम भी डिक्रीज होगा, लैम्ब्डा ई भी डिक्रीज होगा। देखो एक केस 1 है और एक केस 2 है, दोनों अपोजिट है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसी केस बन जाती है, अगर इस तरह की केस बनती है, तो हमें जो डोमिनेट करेगा यहाँ पे फैक्टर वो रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो फैक्टर अभी डोमिनेट करेगा वो कौन सा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर डोमिनेट करेगा, मतलब जो हमारी केस सही रहेगी वो सेकंड केस रहेगी। हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि हम मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ है? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नोट कर लो। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई और नीट में, ध्यान देना। हो गया है? हाँ हाँ साहिल, केस 1 को हम ये नहीं करेंगे। हाँ, ओके संजय, संजय मैंने क्या कहा, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और मैंने पहले ही कहा डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से थे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, देखो एन और एम की वैल्यू कम होगी। अगर ये देखो आप, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस तो मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें पूरा जो ध्यान देना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देना है, तो केस 2 हमारा सही रहेगा, वो डोमिनेट कर जाएगा, वो डोमिनेट करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा इसके हिसाब से रहेगा। ओके संजय? ओके चलो हो गया। चलो नेक्स्ट डालो, कॉमन टाइप ऑफ सेल। कुछ सेल पढ़ने वाले हम यहाँ पे अभी, कॉमन टाइप ऑफ सेल। जो सेल है दैट इज ओल्टाइक सेल है, उसी के कुछ सेल पढ़ते हैं। एक होता है प्राइमरी ओल्टाइक सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी ओल्टाइक सेल। नेक्स्ट डालो, कॉमन टाइप ऑफ सेल। कॉमन टाइप ऑफ सेल। अभी जो होल्टाइक सेल होता है, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है होल्टाइक सेल, पढ़ा है गैल्वानिक सेल, होल्टाइक सेल। तो जो होल्टाइक सेल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी होल्टाइक सेल, एक होता है प्राइमरी होल्टाइक सेल, और दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी
ओल्टाइक सेल, दूसरा होगा सेकेंडरी ओल्टाइक सेल। तो ओल्टाइक सेल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओल्टाइक सेल। तो व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी ओल्टाइक सेल? तो these are the ओल्टाइक सेल in which these are the ओल्टाइक सेल। ओल्टाइक सेल में आपको पता है कि क्या होता है। तो ओल्टाइक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेल पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेल पोटेंशियल आर डेवलप विथिन सेल। एक ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या जो मैं सेल पोटेंशियल की बात करती हूँ आर डेवलप विथ इन द सेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एट द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो केमिकल्स है, इलेक्ट्रोड मटेरियल है, कंज्यूम ड्यूरिंग द डिस्चार्ज कैन बी रिजनरेटेड बाय पासिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन में हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेल है, जो प्राइमरी वोल्टाइक सेल है, उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जो प्राइमरी वोल्टाइक सेल है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल डैनियल सेल, ठीक है। तो देयर आर, यहाँ पे हम ड्राई सेल है, रिचार्ज कर सकते हैं। जितने भी सेल जो रिचार्ज करते हो, आपके घर में जो बैटरी लगी है, दिस इज नथिंग बट अ बैटरी। तो आपके घर में जो बैटरी लगी है, आप बैटरी को क्या करते हो, रिचार्ज करते हो। तो जो बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो इज नथिंग बट अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल। वहां पे क्या हो रहा है कि जो वोल्टाइक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या सेल पोटेंशियल है वो डेवलप हो रहा है विथ इन अ सेल में, और उसको वजह से उसको क्या कर सकते हैं, हम रिजनरेट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। तो याद रखना कि प्राइमरी वोल्टाइक सेल ऑलवेज रिचार्जेबल। कैसा रहेगा, यहाँ पे रिचार्जेबल होता है। अभी व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी वोल्टाइक सेल? तो यहाँ पे द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेल पोटेंशियल आर नॉट डेवलप विथ इन द सेल। यहाँ पे एक ही सेल में सेल पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डेवलप नहीं होती है, एंड कैन बी स्टोर और सेल पोटेंशियल कैन बी रिजनरेटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से, फ्रॉम द एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आपको पता है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग, यहाँ पे आपको जो चार्ज करना पड़ेगा, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग जो सेकेंडरी सेल होता है बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने अलग अलग सेल पढ़े, एक पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंज्यूमिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल है आप उसको अक्यूमुलेटर सेल बोलते हो। देखो अलग अलग नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, सेल याद रखना। जो सेकेंडरी सेल है दिस इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेटर सेल यहाँ पे, या उसी को स्टोरेज सेल बोलते हो यहाँ पे। तो ये डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे वंस डिस्चार्ज बाय रिमूविंग द करंट, तो दिस सेल भी कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो एक एक का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। याद क्या रखना है, दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। प्राइमरी वोल्टाइक सेल क्या होता है, द वोल्टाइक सेल इन विच इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सेल पोटेंशियल है, आर डेवलप विथ इन द सेम सेल, और डिफरेंट जो सेल में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये बात तो होगी वोल्टाइक सेल की। अभी हम एक एक सेल का जस्ट जनरेशन कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड वर्किंग। अभी पहला जो होता है ड्राई सेल, फर्स्ट सेल इज ड्राई सेल। पहला सेल कौन सा है, ड्राई सेल। ड्राई सेल इज आल्सो कॉल्ड एज लिक्लैंकी स्केल, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरह से स्पेलिंग होगा लिक्लैंजी। उसको प्रोनाउंस कैसे करना देखो, LECLANCHE, एक्लैंजी सेल, एस नहीं है, एक्लैंजिस। लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल लिख लिया हो तो लिख लो। अभी देखो यहाँ पे पहला सेल ड्राई सेल। जो ड्राई सेल है उसी का नाम क्या है, लिक्लैंजी सेल है। ड्राई सेल इज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल। कैसा रहेगा ये, प्राइमरी वोल्टाइक सेल। हर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना कि जो ड्राई सेल है, या मैं इसको
बोल सकती हूँ, Lagrange सेल बोल सकती हूँ. दिस इज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल. It does not contain mobile liquid electrolyte. It does not contain mobile liquid electrolyte. Mobile liquid electrolyte, but contain more viscous, but contain most viscous. क्या रहेगा? विस्कस इसका जो बेटा जो सॉलिड पेस्ट जैसा रहता है, विस्कस पेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मोस्ट विस्कस पेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. अभी यहां पे ये कौन सा सेल है? प्राइमरी वोल्टाइक सेल है. इसमें जो लिक्विड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो मोबाइल लिक्विड नहीं है. जैसे हमने देखा कि हम जगह CuSO4 सॉल्यूशन लेते हैं, MgSO4 एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिया. यहाँ पे क्या है? एक विस्कस एक्वस पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. तो इट इज एन इरिवर्सिबल वोल्टाइक सेल एंड कैन नॉट बी रिचार्ज. ये जो ड्राई सेल है, ये जो ड्राई सेल है, ये इरिवर्सिबल वोल्टाइक सेल है. एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. ये कैसा? इरिवर्सिबल वोल्टाइक सेल है. अगर ये इरिवर्सिबल वोल्टाइक सेल है, मतलब इसको एक ही डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पे, तो विच कैन नॉट बी रिचार्ज. इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. विच कैन बी रिचार्ज. इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कैसी सेल है? इरिवर्सिबल सेल है. अभी इसका कंस्ट्रक्शन करना है. तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. आप लोगों ने वो छोटे छोटे सेल देखे होंगे जो रिचार्ज नहीं होते. देखे कभी सेल देखे आप लोगों ने? एक अभी जो नए आए वो मत बोलना. वो छोटे छोटे सेल होते हैं जो घड़ी में वगैरह डाले जाते हैं, जो रिचार्ज नहीं होते. वही ड्राई सेल है. वही ड्राई सेल है. उस पीवीई पीवीसी मैं वही बोल रही हूँ कि अभी के जो रिचार्जेबल सेल आते हैं उसकी बात नहीं कर रही. जो पहले की इसमें आज भी जो आते हैं जो रिचार्ज नहीं होते, जो ड्यूराज सेल वगैरह जो बोलते हैं ना, वो रिचार्ज नहीं होते. ड्यूराज सेल, वो सेल की बात कर रही मैं. प्राइमरी वोल्टाइक सेल. यस, ए सेल जो आते हैं सिल्वर कलर का. अभी तो अलग अलग कलर के होते. अभी तो अलग अलग कलर के होते. देखो इस तरह से रहते हैं वो सेल. ये मैंने बड़ा निकाला, वो छोटे छोटे होते. किसी के घर में हो गया अभी ये वो सेल पड़े होंगे कहीं ना कहीं. यहाँ पे इस तरह से होता है. यहाँ पे एक पेस्ट डाला जाएगा. और यहाँ पे इसको इस तरह से होता है. याद आ रहा है कुछ? हाँ, रिमोट वाले सेल वो भी बोल सकते हो. यहाँ पे एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल. और यहाँ पे एक होती है ये मेटल कैप. यहाँ पे होगी मेटल कैप. ये जो यहाँ पे जो कंटेनर बना है, ये जो कंटेनर बना है, ये बना है जिंक से. और यही एनोड की तरह रिएक्ट करता है. विथ इन अ सेल हो रहा है. यहाँ पे जो भी बातें हो रही है विथ इन सेल हो रही है यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज जिंक कंटेनर. और जो ये जिंक कंटेनर है ये एनोड की तरह यूज होगा. ये कैसे होगा? एनोड की तरह यूज होता है. अभी यहाँ पे जो ये लाइनिंग होती है इस तरह से डॉटेड लाइन होती है. आपको डॉटेड निकालनी तो डॉटेड निकाल लो, नहीं तो सिंपल भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे समझाने के लिए ये डॉटेड लाइन होती है यहाँ पे. तो दिस इज अ पोरस पेपर लिनिंग होती है. पोरस पेपर लिनिंग एक ऐसी डॉटेड डॉटेड लाइन होती है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेफाइट. ये होता है ग्रेफाइट. और जो ये ग्रेफाइट है दिस एक्ट एज अ कैथोड. ये जो ग्रेफाइट है अंदर वो होता है कैथोड की तरह. यहाँ पे पेस्ट लिया जाता है. ठीक है.
आपके बुक में अलग अलग कलर से दिखाया होगा। आप देखो कभी कभी वो सेल अगर ज्यादा टाइम तक आपके घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं ना तो वहां से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, इस तरह से पेस्ट यहाँ पे रहता है। तो दिस इज द पेस्ट ऑफ MnO2 और कार्बन, MnO2 और कार्बन। और यहाँ पे भी पेस्ट रखा जाता है, ये भी पेस्ट होगा यहाँ पे। एंड दिस इज द पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। यहाँ पे भी पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2 का। हाँ, रस्टिंग भी हो जाती है ना उसमें, और आप कुछ दिनों बाद रखोगे ना तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है। आप लोगों ने उसको देखना, कवरिंग वगैरह देखना, बिल्कुल ऐसी होती है। देखो क्या है, एक सेल रहेगा इसमें, वो छोटू सा होता है ऐसे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता। यहाँ पे ऊपर का वाला तो पोर्शन आपको ही पता है कि एक पॉजिटिव साइड होता है, एक निगेटिव साइड होता है। अभी यहाँ पे दिस इज जिंक, यहाँ पे विथिन अ सेल हो रहा है, तो जिंक कंटेनर एनोड की तरह है, और ये वाला जो बीच वाला है ग्रेफाइट वो कैथोड की तरह है। हमने यहाँ पे पेस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2 डाल के रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, ये मैंने कैसे पॉजिटिव में, ये तो पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव पोल यहाँ पे नेगेटिव पोल कर देना, ये यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव, ठीक चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर चाहिए, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखो, सुनो पहले क्या हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ चलो ठीक है, देख लिया अभी। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल जिंक वेसल, इसमें क्या है, एक स्मॉल जिंक वेसल है, तो विच सर्व एज अ एनोड, तो जिंक वेसल जो बना है वही एनोड रहेगा। अभी जो जिंक वेसल कंटेन पोरस पेपर बैग, एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे एक छोटा सा अंदर कंटेनर होता है कंटेनिंग इनर ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट किस तरह से रिएक्ट करता है, एक्ट एज अ कैथोड यहाँ पे, एंड दिस इमर्ज इन अ पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन यहाँ पे। और यहाँ पे जो ड्राई सेल है दो कंपार्टमेंट में होता है, एक होता है एनोड का कंपार्टमेंट, ये वाला जो है एनोड कंपार्टमेंट, और एक रहेगा जो रहेगा आपका कैथोड कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द सेल है वो फिल किया जाता है moist paste of NH4Cl. What is my NH4Cl? Ammonium chloride and ZnCl2, and which act as a electrolyte. ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, ये एक्ट करेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट की तरह। कैसे रिएक्ट करे, एक्ट कर रही है इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड जो है, जो ग्रेफाइट रॉड है, इज फिटेड विथ मेटल कैप एंड सेल इज सील्ड विथ टू प्रिवेंट ड्राइंग मॉइस्ट। अगर मैं ये सील नहीं करूंगी तो ये जो पेस्ट है वो ड्राई हो जाएगा, पेस्ट क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। अभी आपको रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन एक हो रही है एनोड पे और दूसरी रिएक्शन हो रही है कैथोड पे। तो रिएक्शन इन ड्राई सेल, नेक्स्ट डालना है रिएक्शन, रिएक्शन इन ड्राई सेल। देखो इसमें क्या रिएक्शन हो रही है, जो जिंक है जो एनोड पे है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन एट जिंक, ठीक है, एनोड जो एनोड पे है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो Zn2 प्लस, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या ये बात सही है, मतलब जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और Zn2 प्लस, इसीलिए आपने कहा ना रस्टिंग होती है, इसीलिए आपने कहा कि रस्टिंग होती है। क्यों, क्योंकि जो आउटर पोर्शन है जो जिंक से बना है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होके वो क्या बना रहा है, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जो सेकेंड रिएक्शन है, यहाँ पे जो सेकेंड रिएक्शन है, तो रिएक्शन एट ग्रेफाइट, यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट लिखा है, रिएक्शन एट ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। पहले इतना नोट कर लो, मैं ऊपर का रब कर देती हूँ, मुझे समझाना है अच्छे से, तो मुझे ऊपर का लगेगा। चलो देखो अभी सेकेंड ये रब कर देती हूँ, रिएक्शन एट ग्रेफाइट लिखा आपने, यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी एट कैथोड पे, कैथोड पे क्या है, ग्रेफाइट वाला, एट कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अभी यहाँ पे
The electron released in the oxidation reaction at anode flow to cathode. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे कहां से, इस रिएक्शन से, वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और यहाँ पे जो कैथोड है किसके थ्रू करेगा, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, देखो NH4Cl भी है यहाँ पे क्या NH4Cl। तो यहाँ पे NH4 प्लस क्या करेगा, ये कहाँ पे है, ग्राफाइट में ही है, ये पेस्ट है यहाँ पे। जो NH4 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, NH4 प्लस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, NH3 और H2O, अमोनिया गैस, और ये H2O फॉर्म कर दे। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना है। यहाँ पे लॉस कौन सा, वोल्टाइक सेल देख रहे हैं ना नितिन, वोल्टाइक सेल देख रहे, लोन वाली बात, गैल्वानिक वोल्टाइक सेल। तो NH4 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स NH3 और H2O मिल गया। अभी देखो यहाँ पे MnO2 भी है, ये MnO2 क्या करेगा, ये MnO2 क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है Mn2O3, यहाँ पे इसका ऑक्साइड फॉर्म होगा और उसके साथ साथ यहाँ से वाटर भी बाहर निकल गया। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा गीला लगता है, आप अगर ज्यादा दिन तक बैटरी रहो तो उसमें से बाहर पानी निकलना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है तो ये भी 2 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे 2 MnO2 और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने, हमें क्या लिखने, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन मतलब एनोड और रिडक्शन, एनोड और कैथोड की। तो एनोड और कैथोड में देखो इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्शन में क्या बचेगा, पहला तो बचा है जिंक, कंबाइन कर लोगे दोनों रिएक्शन को, जिंक बचा हुआ है, यहां से बचा है 2NH4 प्लस, प्लस बचा है यहाँ पे 2MnO2, सॉरी 2MnO2 बचा है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे H2 और ये H2 तो कैंसिल हो गया, रिएक्शन में क्या बचा है, Zn2 प्लस बचा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2NH3 हो जाएगा, प्लस Mn2O3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H2O, यहाँ पे आ जाएगा H2O। अभी यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, द सेल पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल इज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं स्टार करके लिख देती हूँ। द सेल पोटेंशियल ऑफ, the cell potential of dry cell is 1.5 वोल्ट। कितना होता है सेल पोटेंशियल, 1.5 वोल्ट। अगर पूछा जाए तो, अगर पूछा जाए तो इस सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जो घर में आप वॉच में जो घर में सेल डालते हो, जो रिमोट में सेल डालते हो, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे उस सेल को हम रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो है ना, रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास जो एनोड है वो क्या है, Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस पे यहाँ पे जो Zn2 प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, एनोड पे, कंबाइन विथ अमोनिया, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हुई तो यहाँ पे अमोनिया के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक अनस्टेबल एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। एक क्या कर लेगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे जो Zn2 प्लस आयंस है वो क्या हो जाएंगे, रिएक्शन से तो निकल जाएंगे क्योंकि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो एनोड है वो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है। और इस सेल की पुअर लाइफ होती है, ज्यादा लाइफ नहीं होती, इस सेल की ज्यादा लाइफ नहीं होती है। ड्राई सेल कैन नॉट बी रिचार्ज। कहाँ पे यूज होता है,
टॉर्च है, फ्लैश लाइट होता है, जो पहले रेडियो आते उसमें यूज होता था, क्लॉक्स है उसमें यूज होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन रेडियोज, अवेलेबल इन स्मॉल साइज। जितना मैंने बड़ा निकाला उतना नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है। हो गया है सबका? कहाँ कहाँ पे यूज होता है? क्लॉक है, फ्लैश लाइट है, वॉच है, उसमें यूज होता है। चलो हो गया है, रफ कर दूं? ओके। कितना पोटेंशियल होता है? सेल पोटेंशियल ऑफ ट्राइसिल इज 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। चलो नेक्स्ट डालो, लेड लेड अक्यूमुलेटर सेल, रफ कर दो। नेक्स्ट इज लेड अक्यूमुलेटर, lead accumulator. Lead accumulator is also called as lead storage cell. Lead storage cell दिखाई दे रहा है ना? lead storage cell. अभी यहाँ पे जो lead accumulator है is a secondary electrochemical cell. कैसे रहेगा? secondary voltaic cell. ये कैसा है? secondary voltaic cell. secondary voltaic cell, यस नितिन, जो सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है या सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ईएमएफ आर नॉट डेवलप विथ इन अ सेल। प्राइमरी में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ आर प्रोड्यूस विथ इन अ सेल। सेकेंडरी में विथ इन अ सेल नहीं होता, ईएमएफ नॉट डेवलप विथ इन द सेल, बट इट इज प्रीवियसली स्टोर्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इसी को लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, इसी को लेड स्टोरेज बैटरी। सबने देखी है लेड स्टोरेज बैटरी? देखिए कि नहीं देखी है? इट इज अ रिवर्सिबल, जैसे प्राइमरी वोल्टाइक सेल था, जो ड्राई सेल था, इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पे जो रहेगी सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है या लेड स्टोरेज बैटरी है, वो कैसी है? रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल, इट इज reversible. Since the electrochemical reaction can be reversed by passing an electric current in opposite direction also, and consume, जो reactant है वो क्या हो जाता है? फिर से regenerate हो जाता है। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, इसकी हम डायग्राम कैसे निकालेंगे? क्या सब लोगों ने देखी लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ कहाँ पे होती है, जिसको हम रिचार्ज भी कहते हैं, जिसको हम रिचार्ज करते हैं। यहाँ पे में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में जो बैटरी है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। आपके घर में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, देखिए ना अभी अलग अलग बैटरी आ रही है, ऐड आती रहती है बैटरी की। इस तरह से कंटेनर है यहाँ पे, और यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स। इस तरह से रहता है इसमें इन्वर्टर वाली बैटरी, ठीक है। इसमें पूरा H2SO4 भरा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो कार में भी बैटरी होती है वो भी, इसमें H2SO पूरा भरा रहता है, पूरा
कार बैटरी। और इसमें जो H2SO4 होता है उसका परसेंटेज याद रखना, 38% H2SO4 सोल्यूशन। कितना होता है? 38% H2SO4 सोल्यूशन। ये जो मैंने सिंपल जो निकाली है वो लेड होता है, ये पीबी इलेक्ट्रो। और यहाँ पे ये होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीबी प्लस PbO2 ऑक्साइड, ये दोनों का मतलब ये लेड, इसका कॉम्बिनेशन, ये लेड उसका कॉम्बिनेशन। इस तरह से मैंने दिखाया उसको अलग अलग इसे, ठीक है। ये याद रखना क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, ये जो लेड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे इन तीनों को ये, यहाँ पे ये निगेटिव एनोड ना, लोन एनोड टर्मिनल। और यहाँ पे जो है ये वाला हो गया इस तरह से, ये हो गया। ये कौन सा रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या हो रहा है यहाँ पे? कैथोड। पॉजिटिव क्या होता है? दिस इज अ कैथोड। एक निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव में कौन है? पीबी है, ठीक है। निगेटिव में कौन है? पीबी है, और बाकी क्या है? कैथोड। क्लियर हुई डायग्राम? जो बैटरी होती है, आप लोगों ने सबने बैटरी देखी होगी, आपके घर में भी लाइट जाती है, इन्वर्टर बैटरी है, ये कोई अलग बैटरी नहीं है, या जो कार में रहती है वही बैटरी है यहाँ पे। तो दिस इज अ रिचार्जेबल। आपको पता है घर में जो बैटरी यूज करते हैं वो रिचार्ज करते हैं उसको। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें H2SO4। तो जो लेड अक्यूमुलेटर सेल है या सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है, तो निगेटिव टर्मिनल इज मेड अप ऑफ, ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल इज मेड अप ऑफ लेड, ठीक है, किससे? लेड शीट से। while positive terminal is made up of lead and packed with PbO2। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, कितना परसेंट है? 38% सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है H2SO4 38% की, वो होती है 1.28। कितनी रहेगी? 1.28। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, शीट है या लेड ग्रिड है, उसको डिप किया जाता है, किसमें? H2SO4 में इसको डिप किया गया है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो निगेटिव टर्मिनल है आर अल्टरनेटिवली अरेंज किया गया है एंड सेपरेटली इंटरकनेक्ट किया जाएगा। इसको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका क्या करना है आपको? रिप्रेजेंटेशन करना है। हम कोई भी सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लोड, लेट, ऑक्सीडेशन, एनोड, निगेटिव। तो यहाँ पे पहले एनोड, कौन सा एनोड है बेटा? पीबी वाला एनोड है। यहाँ पे कौन सा एनोड है? पीबी है। पीबी से ऑक्सीडेशन होके PbSO4 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो पीबी से क्या मिलेगा? PbSO4 मिलेगा। और यहाँ पे आपने H2SO4 तो लेके ही रखा हुआ, कितना H2SO4 है? 38% W/W, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन अपोजिट, जो PbSO4 ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO2 में। देखो यहाँ पे PbO2 है और क्या है? यहाँ पे Pb है, यहाँ पे भी क्या? Pb है। तो PbO2 से कहां पे चला जाएगा? ये निगेटिव और ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें अगर आप एनोड, कैथोड है या सॉलिड लिक्विड दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये रिएक्शन समझ में है? Pb का ऑक्सीडेशन होगा PbSO4 में बाय यूजिंग H2SO4। PbSO4 है, उसका रिडक्शन होगा PbO2 और Pb प्लस में। यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि वर्किंग ऑफ लेड अक्यूमुलेटर। नेक्स्ट डालना है वर्किंग ऑफ लेड अक्यूमुलेटर। वर्किंग ऑफ लेड अक्यूमुलेटर। तो पहला क्या रहेगा? ड्यूरिंग डिस्चार्ज। कौन सी प्रोसेस करोगे? ड्यूरिंग डिस्चार्ज। पहले इतना नोट कर लो जल्दी से।
लेड ही क्यों यूज करते हैं? उसका पोटेंशियल अच्छे से मिल जाता है, इसीलिए लेड ही यूज करते हैं। एक रीजन होता है। अभी यहाँ पे रिएक्शन दोनों इसमें करनी है, ड्यूरिंग रिचार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो पहले हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे और उसके अपोजिट रिएक्शन लिखेंगे रिचार्ज के लिए। पहले हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे और रिएक्शन लिखेंगे। चलो, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कहां पे होता है? एनोड पे होता है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन करो पहले पीबी का, क्या होगा? ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ऑक्सीडेशन एंड एनोड, किस पे? एनोड पे। पीबी से क्या होगा? Pb2+ और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, Pb से Pb2+ और यहां से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जो Pb2+ है इसमें देखो सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो ये क्या कर लेगा? SO4 2- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा। और ये जो रिएक्शन होती है, जैसे मैंने कहा ये ऑक्सीडेशन है, यहां पे ये पीपीटी फॉर्म करता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या फॉर्म करता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? ओवरऑल रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pb2+ है यहाँ पे, या Pb जो सॉलिड में है यहाँ पे, ये वाला Pb देखो सॉलिड में, प्लस क्या आ जाएगा? Pb2+, ये Pb2+ के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? SO4 2- है इन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? PbSO4 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। दिस इज द ओवरऑल ऑक्सीडेशन। कहां पे हो रहा है? एट एनोड पे। ओवरऑल ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? ये एट एनोड पे। तो यहाँ पे जो एनोड है ये तो रिएक्शन होगी, अभी हमें रिएक्शन करनी है एट कैथोड पे। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर देती हूँ, ये वाला मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, डायग्राम तो समझ में आ ही गई है। एक हो गया ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिएक्शन हमें देखनी है एट कैथोड पे, एट कैथोड। अभी रिएक्शन एट कैथोड पे देखनी है, तो कैथोड पे क्या हमारे पास? ये देखो PbO2 है। अभी ये PbO2 क्या करेगा? ये एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? H+ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट कर लेगा, इसने लॉस किए, ये एक्सेप्ट करेगा। ये H+ क्यों लिखा? क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन है, यहाँ पे H2SO4 है, इसीलिए मैंने H+ लिखा है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होता है Pb2+ में, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन फिर से वही वाली होगी, Pb2+ जो हमें मिला वो SO4 2- के साथ कंबाइन होगा और यहां से मिल जाएगा PbSO4। यहां पे क्या मिल जाएगा? PbSO4 मिल जाएगा। दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलो दोनों को कंबाइन करो, ये रफ कर दो, डायग्राम रफ कर दो। अच्छा ऊपर का नहीं दिख रहा है, सॉरी, कुछ नहीं था ऊपर ज्यादा, अभी दिखाई दे रहा है? डायग्राम रफ कर दो, ये मतलब मुझे जगह मिल जाएगी। चलो कर दी है मैंने, आप लोगों ने निकाल लिया, समझ में आया कैसे होती है, या इन्वर्टर बैटरी आप लोगों ने देखी है। चलो इसको करो, Pb2+ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला? PbO2 यहां से, और कुछ कैंसिल होने लायक चीजें हैं? नहीं। SO4 2- 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स PbSO4 प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O। थोड़ा सा
रिएक्शन इधर उधर हो रहा है बट ठीक है, समझ में तो आ रहा है। पीबी कैंसिल हो जाएगा, Pb2 प्लस Pb2 प्लस कैंसिल हो गया यहाँ पे, PbO2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है SO4 2 माइनस, PbSO4 2H2O। तो एक रिएक्शन होगी कैथोड पे, दूसरी रिएक्शन हुई एनोड पे, दोनों को कंबाइन करो जल्दी से। नेट सेल रिएक्शन लिखो, अभी आप लिख सकते हो नेट सेल रिएक्शन, जल्दी से लिखो। अभी हर बार मैं बताऊंगी नहीं कि नेट सेल रिएक्शन क्या होती है। दो दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर अप कर दो अभी मैं, क्योंकि ज्यादा ही खिचड़ी पक गई है। राइट डाउन नेट सेल रिएक्शन जल्दी से। यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है या ईएमएफ ऑफ द सेल है डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 ड्यूरिंग द रिएक्शन। एसिड इज कंज्यूम एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। आप लोग को देखो H2SO4 भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई थी मैंने, 1.28 होता है यहाँ पे। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण ईएमएफ ऑफ सेल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड ईएमएफ ऑफ फुल्ली चार्ज सेल इज अबाउट 2 होता है। अगर यहाँ का मैं ईएमएफ देखूं, फुल्ली चार्ज सेल जो पूरी चार्ज बैटरी होगी उसका ईएमएफ अराउंड होता है 2.0 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट। ईएमएफ कितना होगा, 2 वोल्ट। चलो रिएक्शन लिख ली, नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या क्या आया होगा, पहले पीबी आया होगा पहले रिएक्शन से, यहां से PbO2 आया होगा, ठीक है, 4H प्लस है रिएक्शन में, वो भी आए होंगे यहाँ पे, और कितने SO4 हो गए यहाँ पे 2SO4 2 माइनस, प्लस कर दिया 2SO4 2 माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया होगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। यही रिएक्शन लिखी कि नहीं लिखी, देख लो एक बार, चेक करो जल्दी से। सही में जोएल, और बाकी किसी की नहीं आई, बाकी किसी की नहीं है, हमें नहीं आ रहा है। नेट सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो, कोई बात नहीं है। अभी देखो यहाँ पे 4H प्लस है और SO4 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2SO4 भी 2H2SO4 भी लिख सकते हो। इसी रिएक्शन के देखो क्या लिखोगे, PbO2, इसको कंबाइन कर दो दोनों को। अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो 2H2SO4 भी तो आ सकता है, इन दोनों को कंबाइन कर दो 2H2SO4 आएगा। तो अगर ऐसी भी रिएक्शन दिखाई दे तो घबराना नहीं है, नहीं तो बोलोगे H प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, SO4 2 माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, हम क्या करें, ऐसे नहीं सोचना है। ये तो नॉलेज वाली बात है, ठीक है। ये कब हुई रिएक्शन, ये डिस्चार्ज, मतलब जब हम बैटरी लगाते हैं उसको चार्ज नहीं करते हैं, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, और जब लाइट चली जाती है तो हमें याद आता है कि हमने बैटरी को चार्ज ही नहीं किया है। ऐसे टाइम में ये रिएक्शन होती है, ऐसे टाइम में ये रिएक्शन होती है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? चलो अभी आप रिचार्ज करोगे, रफ कर दो ये। अभी आप बैटरी को रिचार्ज करोगे, क्या करोगे, ड्यूरिंग रिचार्ज। रिचार्जिंग ऑफ द सेल, रिचार्जिंग ऑफ द सेल। अभी आपको पता है कि when the EMF of lead storage या lead accumulator falls below a certain level, कुछ टाइम के बाद EMF कम होता जाए, तो जैसे जैसे EMF कम होगा अराउंड 1.8 वोल्ट तक आएगा, तो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। तो जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगी आप क्या करोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स को कनेक्ट करोगे। प्लग लगाते ना हम जल्दी से, बटन शुरू कर देते। तो यहाँ पे बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स एंड हायर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है हम अप्लाइड करते हैं
अक्रॉस इट इलेक्ट्रोड या बाय पासिंग करंट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। रिएक्शन क्या हो जाती है? यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होती है। मतलब जो रिएक्शन अभी आपने लिखी है 1.8 के नीचे अगर ईएमएफ जाता है तो वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, धीरे धीरे कम होती है। 2 ईएमएफ है मतलब 2 वोल्ट है, तो दैट इज फुल्ली चार्ज का ईएमएफ है। उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। अभी यहाँ पे जो आप लोगों ने रिएक्शन लिखी है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन लिखो ड्यूरिंग रिचार्ज। बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन लिख लो जल्दी से। क्या लिखोगे? 2PbSO4 plus 2H2O इट गिव्स Pb। उल्टा मत कर देना, नहीं तो बोलोगे मैंने कुछ और बोला, आप लोगों ने कुछ और लिखा। ठीक है, देवे ने कुछ लिखा। ओके है, यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। नहीं तो रिचार्ज का लिखोगे, रिचार्ज में डिस्चार्ज का लिख दोगे, पूरा उल्टा हो जाएगा। वैसे नहीं करना है हमें। क्लियर है? लिखो नेट सेल रिएक्शन लिख लो जल्दी से। क्या लिखोगे? 2PbSO4 लिख के देना पड़ेगा मुझे। लिख लो भाई 2PbSO4। ये तो प्रोडक्ट साइड में था, अभी रिएक्टेंट साइड में आ गया। रिएक्टेंट साइड में क्या आता है? यहाँ पे Pb प्लस PbO2 प्लस कितना आया था? 2H2SO4। सिर्फ रिएक्शन याद रखो, ठीक है? सिर्फ रिएक्शन याद रखना है। कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, और इन्वर्टर्स, जितनी भी बैटरी रिचार्ज करते हो वो सब में होता है। H2SO4 होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ है? लेड अक्यूमुलेटर सेल क्लियर हुआ है? ड्यूरिंग रिचार्ज एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ड्यूरिंग रिचार्ज पूछा जाए, ड्यूरिंग डिस्चार्ज पूछा जाए, H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाए, कितना वोल्ट होता है, मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी बैटरी लो कब होगी? जब 1.8 के नीचे वोल्टेज चला जाएगा तो बैटरी डिस्चार्ज होने शुरू कर देती है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की तरफ। बहुत सेल पढ़ने, हर दिन एक एक सेल किया करो, हर दिन एक एक सेल किया, एक ही दिन में मत करना। चलो नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको कैसे लिखते हो पता है? यहाँ पे H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अभी व्हाट इज मीन बाय फ्यूल सेल? The galvanic cell in which thermal energy of combustion of fuel is directly converted into electrical energy. Write down definition, लिख लो, कभी अगर जरूरत पड़ गई तो लिख लो definition जल्दी से। Write down a galvanic cell in which the thermal energy of combustion of fuel, जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल is directly converted into electrical energy, is called as fuel cell, Next point लिखो, in the fuel cell, write down next point. In the fuel cell, one of the reactant is a fuel. One of the reactant is a fuel like hydrogen gas. Which point, Sahil? First point या second point? Definition parts या point? First point.
राइट डाउन। मैं फिर से फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, बाकी लोग रुक जाओ। अ गैल्वानिक सेल इन विच द थर्मल एनर्जी ऑफ कंबशन, a galvanic cell in which the thermal energy of combustion of fuel is directly converted into electrical energy, is directly converted into electrical energy, is called fuel cell, is called fuel cell. सेकेंड पॉइंट याद है? सेकेंड पॉइंट लिखा साहिल? In the fuel cell, one of the reactant is fuel. In the fuel cell, one of the reactant is fuel, like hydrogen gas और मिथेनॉल भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस और मिथेनॉल. As such, many combustion reaction, ये सेकेंड पॉइंट है. As such, उसी में many combustion reaction with different fuels are used to produce electricity. अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ध्यान दो अभी यहाँ पे, वो तो सिर्फ याद रखने के लिए कि क्या होता है. यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शन हो रही है इज नथिंग बट द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल. कंबशन रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे H2 लिखा प्लस O2 हो गया, H2 plus O2 reacts together to form 2H2O. क्या मिलेगा यहाँ पे? 2H2 मिलेगा. रिएक्शन को बैलेंस कर दो. तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होती है सब कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक. जितने भी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है? रिडॉक्स रिएक्शन. जितनी भी कंबशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है. तो हेंस इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हेंस रिडॉक्स रिएक्शन हमने देखा कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है फ्यूल सेल में, जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे फ्यूल सेल में, आर कंप्लीटली प्रोवाइडेड बाय आउटसाइड. हेंस द टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल कैन बी यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत ज्यादा टाइम के लिए. अभी इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा और इसकी हम उसके बाद वर्किंग देखते हैं. तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे. चलो फिर से डायग्राम निकालनी है आपको. एक कंटेनर ले रहे हैं यहाँ पे. पहले डायग्राम देख लो, थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगी तो आपको 10 बार पेन से निकालोगे तो वो नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पे एक आउटलेट रखा है, यहाँ पे एक आउटलेट रखा है. ठीक है. यहाँ पे हर बुक में अलग अलग डायग्राम है. ठीक है. हर बुक में एक अलग अलग अपनी डायग्राम है. ठीक है. ये हो गया डायग्राम. यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन गैस. ठीक है. इसके लिए इनलेट ये O2 गैस के लिए रहेगा. ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास करोगे, ये वाला इस तरह से इनलेट रहेगा H2O के लिए, H2O. ठीक है. यहाँ पे ये है, ये लाइनिंग कर देती हूँ मैं. इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट है. दिस इज कॉल्ड एज पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड. कार्बन इलेक्ट्रोड विथ प्लैटिनम. क्या है? विथ प्लैटिनम. यहां से ओपन कर दो, यहां से भी H2O. ठीक है. एक जो रहेगा यहाँ पे, एक दूसरा रहेगा यहाँ पे. ये कैथोड रहेगा. कैथोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे है ये एनोड,
एनोड पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये पूरा भरा है इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ है यहाँ पे एक्वस NaOH ले लो और KOH, अगर दिखाई नहीं तो बता देना, एक्वस NaOH और KOH ले सकते हो। दिस इज अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है हॉट एक्वस। ये कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, छोटा सा मैंने हॉट लिखा है, हॉट गर्म रहेगा, हॉट एक्वस KOH। KOH ले लो, NaOH ले लो। The electrolyte is used hot aqueous KOH solution in which porous electrode एनोड एंड कैथोड कार्बन रॉड्स आर इमर्स। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें एक एनोड रखा हुआ है और एक क्या रखा हुआ, कैथोड। एक रखा है एनोड और दूसरा रखा है कैथोड। अभी यहां पे देखो, जो हाइड्रोजन है यहां पे क्या है, हाँ नितिन डायग्राम पूछी जा सकती है, बोर्ड्स के एग्जाम में डायग्राम पूछी जा सकती है, तो डायग्राम याद रखने ही पड़ेंगे। अभी जो हाइड्रोजन है इज कंटिन्यूअसली बबल थ्रू एनोड। हाइड्रोजन कहां पे जा रहा है, कंटिन्यूअसली बबल थ्रू एनोड। और जो ऑक्सीजन है वो कहां पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। हाइड्रोजन इज कंटिन्यूअसली बबल थ्रू एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज कंटिन्यूअसली बबल थ्रू कैथोड। अभी हमें देखना है वर्किंग, हमें क्या देखना है, वर्किंग। वही कैथोड और एनोड वाली बात देखेंगे। ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहां पे होना है, एनोड पे। तो एट एनोड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज टू H2O। रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन बिल्कुल याद कर लेना कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रही है, तो मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख रही हूँ 4OH माइनस। शायद ये रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखी थी, ये रिएक्शन हमने कि यहाँ पे 2H2 प्लस 4OH, तो मैंने बोला था यहाँ पे क्या होगा 4H2O फॉर्म होता है और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है देखो, रिएक्शन अगर नहीं समझ में आए तो याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें बेटा, H2O में। यहाँ पे 0 है, H2O यहाँ पे +1 आ रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज टू H2O। अभी यहाँ पे हमें देखना है रिडक्शन, यहाँ पे हमें देखना है रिडक्शन एट कैथोड पे। क्या देखना है, रिडक्शन कहां पे देखना है, एट कैथोड पे। द इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोड, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, are travel to cathode through a external circuit and reduce oxygen gas to OH minus। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 2H2O, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पे किस में रिड्यूस हो जाएगा, 4OH माइनस में। क्या बात समझ में आई है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, एनोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे कैथोड की तरफ थ्रू अ एक्सटर्नल सर्किट, तो O2 क्या होगा, O2 का रिडक्शन होगा किसमें, OH माइनस आयंस में। दिस इज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और सेकंड जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, नेट सेल रिएक्शन लिख लो जल्दी से, अभी वो तो आता ही है नेट सेल रिएक्शन। क्या लिखोगे, नेट सेल रिएक्शन 4OH माइनस 4OH माइनस 2H2O, ये 2H2O बचेगा यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बचा 2H2 प्लस O2, ठीक है 2H2 प्लस O2, बाकी तो सब कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचेगा 2H2O। यही तो हमारी कंबशन रिएक्शन, यही है कंबशन रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अभी फ्यूल सेल ऑपरेट कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज H2O2 गैस आर सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड।
जितना हम हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेंगे, जितना हम O2 गैस सप्लाई करेंगे, उतनी ही रिएक्शन ये चलती जाएंगी, उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यू होगी। यहाँ पे ये जो सेल है ना, H2O2 सेल, H2O2 सेल डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, इनकी वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। चलिए इसके एडवांटेजेस लिखो, कभी कभी बोर्ड्स के एग्जाम में उसके एडवांटेजेस पूछे जाते, लिख लो एडवांटेजेस, हेडिंग डाल दो यहाँ पे, एडवांटेजेस किसके, H2O2 फ्यूल सेल के। राइट डाउन फर्स्ट एडवांटेजेस, राइट डाउन, द फ्यूल सेल ऑपरेट, the fuel cell operate continuously, the fuel cell operate continuously as long as H2 and O2 gases, as long as H2 or O2 gases are supplied to the electrode, are supplied to the electrode. Next advantages, the cell reaction do not cause, the cell reaction do not cause any pollution, the cell reaction do not cause any pollution. Next, the efficiency of this galvanic cell, the efficiency of this galvanic cell is the highest about, the efficiency of this galvanic cell is highest about 70%, is highest about 70% as compared to ordinary galvanic cell, as compared to ordinary galvanic cell. ड्रॉबैक्स लिखो इसके, राइट डाउन ड्रॉबैक्स, अभी एडवांटेजेस है तो उसके कोई ड्रॉबैक्स भी रहेंगे। राइट डाउन ड्रॉबैक्स, अभी यहाँ पे इसके एडवांटेजेस है तो भाई यार किसी के तो डिसएडवांटेजेस भी होते, तो डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। राइट डाउन, दिस सेल रिक्वायर, फर्स्ट ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस भी याद रखना है, ड्रॉबैक्स भी याद रखो। राइट डाउन फर्स्ट ड्रॉबैक, द सेल रिक्वायर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोड, जो सेल है उसके लिए एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोड है, जैसे प्लेटिनम है, पैलाडियम है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। द सेल रिक्वायर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम, पैलाडियम। Second drawbacks, hydrogen gas is expensive, hydrogen gas is expensive and hazardous, इतना इजी नहीं होता हाइड्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना। हाइड्रोजन गैस इज एक्सपेंसिव एंड हजार्डस। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल, राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज हो सकता है। H2O2 बाकी तो पता है, लेट स्टोरेज पता है, ड्राई सेल पता है, बट H2O2 फ्यूल सेल कहाँ पे यूज होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। राइट डाउन, इट वाज सक्सेसफुली यूज इन स्पेसक्राफ्ट, इट वाज सक्सेसफुली used in spacecraft। सेकेंड पॉइंट एप्लीकेशन का, it has potential application, it has potential application in automobiles, power generators, in automobiles, power generator, for domestic and industrial uses, power generator for domestic and industrial uses।
तो पावर जनरेटर के तौर पे यूज होता है, डोमेस्टिक यूज हो, इसका इंडस्ट्रियल यूज हो, उसके लिए भी यूज होता है। क्लियर है? कौन सा सेल था? H2O2 फ्यूल सेल। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या जिसका भी कंबशन रिएक्शन हो रही है, H2O2 जो भी, तो वहां पे यूज होता है। कौन सा रिएक्टेंट यूज करोगे? H2 यूज करोगे। कई कई जगह पे मिथेनॉल भी गैस यूज की जाती है। अभी एक लास्ट सेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया एक H2O2 फ्यूल सेल, ले चार्ज। चलो नेक्स्ट है निकैड सेल, निकेल कैडमियम सेल। चलो लास्ट जल्दी से। सेकेंड निकेल, निकेल कैडमियम, इसकी कोई डायग्राम नहीं है, बस समझाऊंगी मैं। निकेल कैडमियम, इसको बोलते हैं निकैड, निकैड, निकैड सेल। निकैड मतलब निकेल कैडमियम सेल। अभी जो निकेल कैडमियम सेल है इज अ सेकेंडरी ड्राई सेल। ये कैसा है? सेकेंडरी ड्राई सेल। लिक्लैंसी सेल पढ़ा था, तो यहां पे सेकेंडरी ड्राई सेल है एंड इट इज रिचार्जेबल, इट इज रिचार्जेबल, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। हेंस इट इज रिवर्सिबल सेल, हेंस इट इज रिवर्सिबल सेल। जो रिवर्सिबल है उसी को तो रिचार्ज कर रहे हैं, उसी को तो रिचार्ज कर रहे हैं। अभी यहां पे क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड, कैडमियम निकैड और तो इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद यहाँ पे अल्कलाई है एंड एक्ट एज अ एनोड, वाइल जो निकेल है ऑक्साइड है इन कांटेक्ट विद अल्कलाई एक्ट एज अ कैथोड। मतलब रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो कैडमियम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो कैडमियम इलेक्ट्रोड है in contact with an alkali, in contact with an alkali, alkali and act as an anode, and act as a anode, वो क्या होगा? एनोड होगा। वाइल जो निकेल है, वाइल निकेल, निकेल कैडमियम है, वाइल निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे? निकेल ऑक्साइड का लिखूंगी मैं NiO2, क्या लिखा मैंने? NiO2 4 की फॉर्म में। इन कॉन्टैक्ट विथ अल्कलाई, इन कॉन्टैक्ट विथ अल्कलाई एंड एक्ट एज अ कैथोड, एंड एक्ट एज अ कैथोड। ये क्या रहेगा आपका? कैथोड रहेगा यहाँ पे। यस अभय। अभी यहां पे देखो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन एट कैडमियम पे, यहाँ पे कैडमियम एनोड की तरह हो रही है। तो पहले जो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट किसमें हो रहा है? एनोड। और एनोड पे क्या है? यहाँ पे कैडमियम है। तो यह कैडमियम है कौन से सॉल्यूशन में? अल्कलाई सॉल्यूशन में, OH माइनस, क्योंकि हम KOH NaOH यहाँ पे अल्कलाई सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन दिखाई दे रहा है? NiO2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो NiO2 है वो H2O मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करके क्या फॉर्म कर लेगा? यहाँ पे NiOH/2 निकेल हाइड्रोक्साइड, और यहां से 2OH माइनस बाहर निकल जाएंगे। तो एक रिएक्शन कैथोड पे, एक रिएक्शन एनोड पे। यहाँ पे इन दोनों की नेट सेल रिएक्शन जल्दी से लिख लो। नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो। नेट सेल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, 2OH माइनस 2OH माइनस भी कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे कैडमियम बचेगा प्लस NiO2 बचेगा प्लस यहाँ पे कैडमियम NiO2 प्लस H2O बचेगा, यहाँ पे CdOH/2 और यहाँ पे NiOH/2।
दिस इज अ निकैट सेल। थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, दिखाई दे रहा है अभी? ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। ओके, तो जो नेट सेल रिएक्शन है डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कलाई इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है अल्कलाई इलेक्ट्रोड का वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इसका जो सेल पोटेंशियल है ये होता है 1.4 वोल्ट। सेल पोटेंशियल, सबका सेल पोटेंशियल याद रखना 1.4 वोल्ट। इसका सेल पोटेंशियल कितना रहेगा? 1.4 वोल्ट। इसको चार्ज कर सकते हैं और इसकी लाइफ ज्यादा होती है। याद रखना क्या क्या यूज कर रहे हैं सब में। ऑक्सीडेशन मतलब कैथोड क्या ले रहे हैं, हम एनोड क्या ले रहे हैं, सब चीजें याद रखनी है। अभिषेक क्या हुआ? अभिषेक क्या हुआ? ओके, गलती से। ओके, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा, बट 15-20 मिनट के लिए मैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ट्रिक्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो। कोरोजन है जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो तो आपको पता ही है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोग ही करोगे, उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आयरन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है बाय यूजिंग मॉइस्चर। अगर आपको चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना कि पढ़ाना है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन पढ़ाना है। नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो ट्रिक्स है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, तो चलो मिलते हैं। जितने भी मैंने आज सेल पढ़ाया है कंप्लीट कर लेना, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है। चलो बाय बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो और कल का टेस्ट है अच्छे से देना, सबको आउट ऑफ मार्क्स मिले बस। चलो बाय। टाइमिंग का नहीं पता, टाइमिंग का आपको पता चल जाएगा, टाइमिंग का तो अभी नहीं पता मुझे। ओके चलो बाय।